सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और वो है स्टोरी नोट नंबर 8, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, राइट। और ये जो टॉपिक है ये आपका मैक्सिमम पोर्शन कैप्चर करता है एग्जामिनेशन का, तो ये टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए। ये स्कोरिंग होता है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस हेड के अंदर। सो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स वंस अच्छे से पढ़ लोगे तो इजीली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, राइट। तो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स सुपर इजी होता है, बहुत इजी होता है। आपको सिर्फ प्रोविजन जितने भी सारे प्रोविजन है वो सब अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और अब इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टोरी नोट नंबर 8, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चार्जिंग सेक्शन फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है? तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 होता है चार्जिंग सेक्शन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें MCQ आ सकता है। कैपिटल गेन को टैक्सेबल का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, राइट। प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, राइट। तो टैक्स पॉइंट क्या है? 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है कैपिटल गेन को टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होने के लिए 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या क्या कंडीशन? द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट होगा तो फिर कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा, राइट। देन द एसेट सेल किया होगा सच कैपिटल एसेट को, राइट। फॉरवर्ड किया होगा वो एसेट को ड्यूरिंग द ईयर, राइट। अगर ट्रांसफर नहीं होगा उस साल के अंदर तो कैपिटल गेन नहीं होगा। अंडर द हेड कैपिटल गेन हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो कैपिटल गेन है। तो ट्रांसफर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी ट्रांसफर सच कैपिटल एसेट, राइट। एसएससी जो है वो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करना चाहिए उस साल के अंदर। देन थर्ड, देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन इंक्लूडिंग नेगेटिव प्रॉफिट और गेन ऑन सच ट्रांसफर। जो ट्रांसफर हुआ है या फिर जो सेल हुआ है उस सेल से कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। उस सेल से कुछ प्रॉफिट या गेन या फिर नेगेटिव भी हुआ तो भी चलेगा। तो एक्चुअली सेल होना चाहिए और सेल से कुछ प्रॉफिट यर्न होना चाहिए या फिर नेगेटिव प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, राइट। सो देयर मस्ट बी ए प्रॉफिट और गेन इंक्लूडिंग नेगेटिव प्रॉफिट और गेन ऑन सच ट्रांसफर, राइट। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ चार्ज। तो बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? तो कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच ट्रांसफर ऑफ एसेट जिस साल के अंदर ट्रांसफर हुआ है, जिस साल के अंदर ट्रांसफर हुआ है उस साल के अंदर कैपिटल गेन को टैक्सेबल कहा जाएगा। कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, राइट। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट देयर इज सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? सम केसेस capital gain is taxable in the previous year in which consideration is received rather than in the previous year in which transfer took place। मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस है जहां पर कैपिटल गेन जिस साल के अंदर सेल हुआ है और सेल का पैसा रिसीव हुआ है, कंसिडरेशन मतलब सेल, कंसिडरेशन मतलब सेल, which consideration is received rather than in the previous year in which transfer took place। जिस साल के अंदर सेल हुआ है और सेल का पैसा रिसीव हुआ है उस साल को कैपिटल गेन मान लिया जाएगा, टैक्सेबल होगा उस साल के अंदर, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, वो वहाँ पर कैपिटल गेन जो है जिस साल के अंदर कैपिटल गेन जो एसेट रिसीव हुआ है, एसेट का पैसा रिसीव हुआ है जिस साल के अंदर उस साल को मान लिया जाएगा कि उस साल के अंदर टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, राइट। तो इसको कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, इसके ऊपर हम लोग
आगे जाकर पढ़ेंगे अच्छे से, अभी बेसिक फंडामेंटल के लिए हम लोग समझ लेते हैं। राइट नाउ कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 सॉरी, कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। तो कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या है? सी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसेसी व्हेदर और नॉट इन कनेक्शन विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस और प्रोफेशन के साथ कनेक्शन हो, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस और प्रोफेशन के साथ कनेक्शन हो। तो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसेसी व्हेदर और नॉट इन कनेक्शन विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। Second, any securities held by a foreign institutional investor who has invested in such securities in accordance with the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992. Right? कोई भी सिक्योरिटी उसको भी कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा अगर हेल्ड हुआ है बाय ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992. Any unit-linked insurance policy to which exemption under section 10(10)(d) does not apply due to applicability of the 4th and 5th proviso thereof. कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको भी कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा अगर वो एग्जेम्पशन नहीं होगा तो। अगर वो एग्जेम्पशन नहीं होगा तो कहाँ पर? अंडर सेक्शन 10(10)(d). राइट, इसमें नोट करने का बात क्या है ना, कैपिटल एसेट में भी ये कैपिटल एसेट जो है वो मूवेबल हो सकता है या फिर इमूवेबल हो सकता है। राइट, मूवेबल हो सकता है या फिर इमूवेबल हो सकता है। और टैंजिबल कॉर्पोरियल टैंजिबल हो सकता है या फिर इनटैंजिबल हो सकता है। टैंजिबल मतलब फर्नीचर जो जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। राइट, वो होता है टैंजिबल एसेट, फर्नीचर, ज्वेलरी एक्सेट्रा। और इनटैंजिबल होता है जहां हम टच नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, सिर्फ फील कर पाते हैं। राइट, तो वो होता है इनटैंजिबल एसेट लाइक गुडविल, टेनेंसी राइट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। तो ये है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, या फिर टैंजिबल हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है। टैंजिबल होगा तो फर्नीचर, ज्वेलरी एक्सेट्रा, और इनटैंजिबल होगा तो गुडविल, टेनेंसी राइट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। कैपिटल एसेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं है वो देख लेते हैं। स्टॉक इन ट्रेड अगर है तो वो कैपिटल एसेट नहीं कहा जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, वो सब कैपिटल गेन के अंदर नहीं जाएगा। सिंपल सा बात है। हाउएवर एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which has invested in such securities in accordance with the regulation made under Security Exchange Board of India Act 1992 shall not be treated as stock in trade। यहाँ पर मेंशन हुआ है ना, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, अगर ये स्टॉक इन ट्रेड है तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल एसेट। राइट, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल है, वो बोल रहा है कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड के अंदर अगर कुछ सिक्योरिटीज है which is held by a foreign institutional investor who has invested in securities in accordance with the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992, then उसको हम लोग कैपिटल एसेट मान लेंगे। However, any securities held by a foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the regulation made under the Securities and Exchange Board of India, इसको शॉर्टकट में कहते हैं सेबी। अगर सेबी में कुछ सिक्योरिटी है तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट मान लेंगे। सेबी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक, सच प्रॉफिट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। स्टॉक इन ट्रेड में जो स्टॉक है, अगर वो स्टॉक को सेल किया जाएगा तो वो सेल जो होगा
तो वो टैक्सेबल होगा प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब पीजीवीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, बट नॉट इन इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, राइट। नाउ पर्सनल effect also not included in capital asset. Personal effect means any movable property held for personal use of the assessee or for any dependent member of his family but excludes the following. मतलब पर्सनल इफेक्ट जो है वो कैपिटल एसेट उसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल है। कहाँ पर क्या क्या एक्सेप्शनल है? ज्वेलरी ये कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा, पेंटिंग्स ये कैपिटल एसेट है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस इसको भी कैपिटल एसेट मानकर चलेंगे, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स या फिर एनी वर्क ऑफ आर्ट ये एक्सेप्शनल केस है, चाहे वो पर्सनल इफेक्ट हो, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, वहाँ पर कैपिटल एसेट मान लेंगे। ज्वेलरी, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड aforesaid asset held for personal use are not personal effect and hence are capital asset, राइट। तो ये सब कैपिटल एसेट कहा जाएगा। एग्जाम्पल, ए हाउस प्रॉपर्टी इवन दो यूज फॉर पर्सनल पर्पज कैनॉट बी known as a personal effect and shall fall within the definition of capital asset. हाउस प्रॉपर्टी जो है इवन दो यूज फॉर पर्सनल पर्पजेस, अगर पर्सनल पर्पज के लिए यूज हुआ है होने के बावजूद भी कैन नॉट बी नोन एज ए पर्सनल इफेक्ट एंड शैल बी फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटीज वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए सिक्योरिटी हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल एसेट, राइट। सिक्योरिटी हो जाएगा कैपिटल एसेट। ये सब बेसिक थिंग्स है, आपको याद रखना चाहिए। देन पर्सनल इफेक्ट इंक्लूड वेयरिंग अपैरल, फर्नीचर, कार, साइकिल, स्कूटर यूज्ड बाय द असेसी फॉर पर्सनल पर्पस। तो ये सब नॉट ए कैपिटल एसेट, नॉट ए कैपिटल asset, right. Intangible asset doesn't have personal effect. Intangible asset जो है doesn't have personal effect. ज्वेलरी में क्या क्या आता है? Ornament made of gold, silver, platinum, any other precious metal or any alloy containing one or more of such precious metal. It is immaterial whether or not such ornament contain any precious or semi-precious stone and whether or not such ornament are worked or sewn into any wearing apparel. Precious or semi-precious stone, whether or not set in any furniture utensil or other article, or worked or sewn in any wearing apparel. Example, loose diamond shall be known as jewelry also. Loose diamond shall be known as jewelry also. तो अब पर्सनल इफेक्ट का जो प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ पर्सनल इफेक्ट, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? एनी इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ पर्सनल इफेक्ट शैल नॉट बी नोन एज कैपिटल गेन. एनी इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ पर्सनल इफेक्ट, as I already discussed, shall not be known as capital gain. Such income is in the nature of capital received and hence shall not be taxable under any head. Shall not be taxable under any head. Right? नाउ इस पे सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। तो अगर कोई भी एसएससी जिसका लैंड है रूरल एरिया के अंदर, एग्रीकल्चरल लैंड, राइट, कोई भी एसएससी जिसका एग्रीकल्चरल लैंड है रूरल एरिया में, तो क्या वो कैपिटल एसेट कहा जाएगा? एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में अगर है तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है? लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द जुडिशन ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी, whether known as a municipality, municipal corporation,
नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, टाउन कमिटी और बाई एनी अदर नेम और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। अगर ये सब केस है तो वहाँ पर वो एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट मानकर चलेंगे, राइट। एक्चुअली एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है कैपिटल एसेट के अंदर, लेकिन अगर वो लैंड सिचुएटेड है विद इन द जुडिशन ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी, राइट, तो वहाँ पर या फिर कोई कैंटोनमेंट रोड है हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर, जहाँ पर पॉपुलेशन जो है 10,000 से मोर रहते हैं, तो वहाँ पर वो एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट कहा जाएगा। इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, तो वहाँ पर एरिया विद इन द एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ सच म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड इज नॉन रूरल एरिया अप टू 2 किलोमीटर्स, मोर देन 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, तो अप टू 6 किलोमीटर तक देखा जाएगा। अगर मोर देन 10 लाख है अप टू 8 किलोमीटर देखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर नोट करने के बाद क्या है ना, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ व्हिच द रेलिवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल बी कंसिडर्ड। If such land is not agricultural land, it will be known as capital asset irrespective of its location, right। लोकेशन क्या है वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, अगर वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो फिर वो कैपिटल एसेट कहा जाएगा, तो फिर वो कैपिटल एसेट कहा जाएगा। इफ एग्रीकल्चरल लैंड इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इट विल बी नोन एज कैपिटल एसेट। अगर वही एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया के अंदर है तो फिर वो कैपिटल एसेट कहा जाएगा, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। देन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड फॉलोइंग गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल एसेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गोल्ड बॉन्ड्स इशू किया है तो उसको कैपिटल एसेट नहीं कहा जाएगा। लाइक 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 एंड नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। देन स्पेशल बियरर बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 issued by the central government are also not capital asset. It is not necessary that the assets will be the initial subscriber, right। then ये सब आपको रीड करना है, MCQ आ सकता है इसमें। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 notified by the central government are also not capital asset। इसमें नोट करने के बाद क्या है ना, इंटरेस्ट ऑन aforesaid bonds और डिपॉजिट आर exempt अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, राइट। ये सब बेसिक थिंग्स था। अब देखते हैं कैपिटल एसेट कितने तरह से हो सकता है। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट जो है वो यूजुअली कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स, राइट। एक तो शॉर्ट टर्म STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, राइट, और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट falling under section 2 subsection 42A and long term capital asset falling under section 229A। तो शॉर्ट टर्म क्या है, इट मीन्स ए कैपिटल हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। सिंपल अगर कोई भी एसेट जो कि 36 मंथ से ज़्यादा नहीं है बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जब जिस साल के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है उस साल से लेकर पिछले 36 मंथ से अगर बिलो है
तो फिर वो हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और अगर वो मोर देन 36 मंथ हो तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सिंपल। 36 मंथ से बिलो तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और 36 मंथ से अगर ज़्यादा तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ए कैपिटल एसेट विच इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज सिंपली कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एसेट 36 मंथ से बिलो है इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ सेल, ट्रांसफर या सेल, राइट, तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर वो एसेट 36 मंथ से ज़्यादा है, जिस साल के अंदर ट्रांसफर हुआ है, तो फिर वो हो जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो इसमें एक्सेप्शनल केस है, इन फॉलोइंग केसेस एन एसेट शैल बी नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज हेल्ड फॉर नॉट मोर देन फॉलोइंग पीरियड बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो वहाँ पर 12 मंथ और 24 मंथ का क्राइटेरिया है। 12 मंथ एंड 24 मंथ का क्राइटेरिया है। 12 मंथ में क्या होगा ना, इक्विटी या फिर कोई भी प्रेफरेंस शेयर इन ए कंपनी लिस्टेड अगर है, अगर इंडिया के अंदर लिस्टेड है प्रेफरेंस शेयर या फिर इक्विटी शेयर, और वो उसका पीरियड 12 मंथ है, तो 12 मंथ तक अगर है तो फिर वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। एनी सिक्योरिटीज एग्जाम्पल डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये भी अगर लिस्टेड है इंडिया के अंदर तो 12 महीना देखा जाएगा इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एनी सिक्योरिटीज एग्जाम्पल डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्हिच आर लिस्टेड इन इंडिया, तो अगर वो 12 महीने से बिलो हुआ तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये सब आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। MCQ आ सकता है इसमें और आता भी है एग्जाम में, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ए यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ए यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड व्हेदर क्विटेड और नॉट, ये भी अगर 12 मंथ के अगर फॉल करता है 12 मंथ के अंदर तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, राइट। देन जीरो कूपन बॉन्ड्स व्हेदर क्विटेड और नॉट, जीरो कूपन बॉन्ड भी 12 मंथ कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा, इसमें MCQ आ सकता है। यूनिट्स ऑफ UTI वेदर कोटेड और नॉट, ये भी 12 मंथ्स से अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सिमिलरली 24 मंथ्स का कैटेगरी क्या है, अगर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अगर अनलिस्टेड है, लिस्टेड नहीं है, तो फिर 24 मंथ्स का कैटेगरी देखते हैं, राइट। सिमिलरली इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, तो वहाँ पर भी 24 मंथ्स का कैटेगरी हम लोग देखते हैं। अगर सेल होने से पहले 24 महीना तक वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो फिर वो हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, राइट। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, राइट। So now for this video, this is it all about introduction of income under the head capital gains. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.